नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 की जांच कर रहे संसदीय पैनल को एक और कार्य विस्तार दिया गया। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने 10 वर्ष पूरे किए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार को पूरे देश में लागू किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की बागवानी का विस्तार करेगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 यानी पीसीएमए विधेयक की जांच कर रहे संसदीय पैनल को एक और कार्य विस्तार दिया गया है। पीसीएमए विधेयक 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। ये स्थायी समिति राज्यसभा से संबंधित है। ये विधेयक 2020 में गठित जया जेटली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सुझाव दिया था। पीसीएमए संशोधन विधेयक 2021 के मुख्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु में समानता लाने का प्रयास करना है। साथ ही विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीति रिवाजों, परिपाटियों और प्रथाओं सहित मौजूदा कानूनों को निरस्त करना भी इसका उद्देश्य है। ये विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगा। इसके अंतर्गत बालक वो स्त्री या पुरुष रहेंगे जिन्होंने वर्तमान में 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अब लड़कियों की विवाह योग्य उम्र को या फिर कहें कि बालिग उम्र को 21 वर्ष तक ले जाने के लिए कई लोग इसके पक्ष में हैं और कई लोग इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं। तो जो लोग इसके पक्ष में हैं वो ये कहते हैं कि विवाह के मामले में इससे लैंगिक निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, क्योंकि जब पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है तो महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इससे महिलाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए और कार्यबल में भागीदारी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और महिलाएं कम उम्र में गर्भधारण करने से बच सकेंगी। वहीं कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं, जिनका ये कहना है कि वर्ष 2019 के सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में महिलाएं औसतन 22.1 वर्ष की आयु में शादी कर लेती हैं। ये प्रस्तावित कानून महिला सशक्तिकरण में बाधा बनने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर ध्यान नहीं देता है। और 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति मतदान कर सकता है किंतु अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए कई लोग इसके विपक्ष में हैं। इस विषय पर आप लोगों का क्या मत है? आप लोग कैसे देखते हैं? अगर किसी लड़की की शादी 21 वर्ष में की जाए तो उससे क्या होगा? क्या उसके विपक्ष में, पक्ष में, जो भी आपके विचार हों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई ने 10 वर्ष पूरे किए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के नेतृत्व में एक विशाल अवसंरचना प्रोजेक्ट है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि और समुद्री रूट नेटवर्क के जरिए एशिया को अफ्रीका से तथा आगे यूरोप से जोड़ने की योजना बनाई गई है। बीआरआई का उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाना, व्यापार में बढ़ोतरी करना और आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। हालांकि चीन का ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है इसमें कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए चीन अपने साझेदार देशों को भारी मात्रा में पहले ऋण देता है और उसको लौटाने में जब कोई देश अक्षम हो जाता है तो ये देश उसके ऋण जाल में फंस जाता है। और इसी की आड़ में चीन को इन देशों के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। बीआरआई अवसंरचना परियोजनाओं को अपने कार्यान्वयन के क्रम में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें शामिल है भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले, श्रम कानूनों का उल्लंघन और पर्यावरणीय जोखिम तथा लोगों का विरोध। इस प्रोजेक्ट से संबंधित भारत की अपनी चिंताएं हैं। बीआरआई की कई परियोजनाएं भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इस तरह से ये परियोजनाएं भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं। बीआरआई परियोजनाओं से चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे दक्षिण एशिया के छोटे देशों और हिंद महासागर के तटीय देशों में भारत के प्रभाव में कमी आ सकती है। इसीलिए बीआरआई की प्रतिक्रिया में कई वैश्विक पहलें शुरू हुई हैं, जैसे कि विकसित देशों ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी पीजीआईआई पहल लॉन्च की है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी पीजीआईआई बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड
B3W पहल का संशोधित संस्करण है। भारत ने भी BRI को काउंटर करने के लिए कई अपनी पहलें शुरू की हैं, जैसे कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC पहल शुरू की गई है। भारत को मध्य पूर्व और रूस से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC परियोजना पर कार्य चल रहा है। अगली खबर है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन थीम के साथ संपन्न हुआ। WHS की स्थापना 2009 में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष बर्लिन में किया जाता है। WHS सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण का एजेंडा निर्धारित करने के लिए अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाता है। WHS 2023 के कई मुख्य परिणाम रहे। इसमें हरित स्वास्थ्य से संबंधित वक्तव्य दिया गया, जिसके तहत ऐसी संधारणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को अपनाने की प्रतिबद्धता का समर्थन किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली और निम्न कार्बन उत्सर्जन पर आधारित हों। इसके लिए इसने सभी स्वास्थ्य हितधारकों को द अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ATACH विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली और संधारणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को निर्मित करने के लिए COP26 में निर्धारित महत्वाकांक्षा को पूरा करने पर लक्षित है। M8 अलायंस घोषणा पत्र, इसमें जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटने, असमानताओं को दूर करने और सबसे सुभेद्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक सहयोग और एकीकरण का आह्वान किया है। M8 अलायंस WHS का शैक्षणिक आधार है। इसमें कुल 31 सदस्य शामिल हैं। WHO ने जलवायु परिवर्तन को मानवता के समक्ष मौजूद सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे के रूप में माना है। जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के पर्यावरणीय और सामाजिक निर्धारकों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए कई पहलें आरंभ की गईं, जैसे कि एडेप्टेशन एक्शन कोएलिशन के तहत क्लाइमेट रेजिलियंस हेल्थ सिस्टम पहल की शुरुआत की गई। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर पैसिफिक आइलैंड एक्शन प्लान तैयार किया गया। जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य खतरे हैं, इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव की बात करें तो चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली क्षति और मृत्यु, बढ़ती गर्मी के कारण होने वाली बीमारियां, श्वसन से संबंधित बीमारियां, जल जनित बीमारियां और जल से संबंधित अन्य स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। वहीं स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाओं की बात करें तो इसमें पशु जनित रोग, वेक्टर जनित रोग, कुपोषण और खाद्य जनित बीमारियां, गैर संचारी रोग, मानसिक और मनोसामाजिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों पर प्रभाव और स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार को पूरे देश में लागू किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को अपार लागू करने का निर्देश दिया है। अपार को वन नेशन वन स्टूडेंट ID के रूप में भी माना जाएगा। ये पहल राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर के अनुरूप है। NDEAR की स्थापना 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य एक डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। अपार जीवन पर्यंत उपयोगी क्रेडेंशियल्स का सृजन करके और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सहायता से संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैक्षणिक डेटा का एक ऑनलाइन संग्रह है। ये छात्रों को देश के किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने की सुगमता प्रदान करता है। अपार के तहत प्री प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक नामांकित प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। अपार देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। ये विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और उपलब्धियों की ट्रैकिंग में मदद करेगी। इससे सरकारी एजेंसियों को ड्रॉप आउट छात्रों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। ये शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगी। हालांकि अपार के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए इस रजिस्ट्री तक पहुंच प्राप्त करने में समस्या आएगी। देश में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अंतर होने की वजह से एक समान डेटा संग्रह नहीं हो पाएगा। इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री तैयार करने के लिए विद्यार्थियों की निजी जानकारी संग्रह की जाएगी। इससे सार्वजनिक होने का खतरा बना रहेगा। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये पेपर 3 का टॉपिक भी है।
तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई ये बढ़ोतरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की मूल्य नीति सिफारिशों पर आधारित है। अब ये इसमें क्वेश्चन देखिए कि सिफारिश कौन करता है, तो CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। रबी फसलों की MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुसार है। इस घोषणा में ये कहा गया था कि MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। CACP ने रबी फसलों के लिए कुछ गैर मूल्य सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि खेती के क्षेत्र का विस्तार करके दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और उसमें विविधता लानी चाहिए। खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और इस मिशन के दायरे का विस्तार करना चाहिए। इसके अलावा चावल और गेहूं के लिए जारी एक खुली और मुक्त खरीद नीति की समीक्षा आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फसल पैटर्न को विकृत कर देती है और भूजल के अत्यधिक दोहन का कारण बनती है। सरकार द्वारा फसलों की खरीद को केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी किया जा सकता है। किसानों के लिए समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसके अलावा राज्यों द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए एक गतिशील सीड रोलिंग प्लान तैयार करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की अनुकूलता में वृद्धि के लिए उचित शमन और अनुकूलन रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि MSP एक बाजार हस्तक्षेप है। इसे केंद्र सरकार फसलों के बुआई सीजन की शुरुआत में घोषित करती है। फसलों की कीमतों में किसी भी आकस्मिक गिरावट की स्थिति में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी घोषणा की जाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की बागवानी का विस्तार करेगी। ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में NMEO-OP लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन में पाम ऑयल के उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान तथा निकोबार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। NMEO-OP की विशेषताएं ये हैं कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत वित्त पोषण की स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण, शेष अन्य राज्यों के लिए 60 और 40 के अनुपात में। इसे देश के 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक ऑयल पाम की खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लंबे समय में ऑयल पाम की खेती के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2019-20 में ये 3.5 लाख हेक्टेयर था। सीड गार्डन, ऑयल पाम नर्सरी आदि की स्थापना करके पाम की पौध की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑयल पाम उत्पादन बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में हर साल लगभग 9 मिलियन टन पाम ऑयल का आयात किया जाता है, जो कि खाद्य तेल के कुल आयात का 56% है। लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां ये हैं कि इसकी फसल जैव विविधता के साथ साथ मृदा की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। ऑयल पाम एक जल गहन फसल है। इसके एक वृक्ष को प्रतिदिन 200 से 300 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसकी खेती के विस्तार के लिए वनों की कटाई करना भी एक समस्या है। आपको बता दें कि 90% ऑयल पाम के वृक्ष मलेशिया और इंडोनेशिया में उगाए जाते हैं। इसका उपयोग खाद्य उत्पादों, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन में किया जाता है। भारत में इसका 98% उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। युवा संगम, ये काशी तमिल संगमम पर आधारित है। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच परस्पर जुड़ाव को मजबूत करना है। इसके तहत अलग अलग राज्यों के युवा 5-7 दिनों के लिए दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे। उन्हें 5 व्यापक क्षेत्रों पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी के तहत बहुआयामी अनुभव प्रदान किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित हैं और अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला टॉपिक है रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पुरुष कॉन्ट्रासेप्टिव RISUG पर 7 साल के अध्ययन का निष्कर्ष जारी किया है। इस निष्कर्ष में इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। रिसग यानी रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, ये एक गैर हार्मोनल इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये पूर्ण रिवर्सिबिलिटी के साथ लंबे समय तक जारी बंधिता प्रदान करती है। अध्ययन में ये पाया गया है कि रिसर्च की गर्भावस्था रोकथाम दक्षता बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के 99.02% है।
कॉन्ट्रासेप्शन गर्भधारण की जानबूझकर रोकथाम करने का विकल्प है। इसके लिए अलग अलग उपकरणों, यौन प्रक्रियाओं, रसायनों, दवाओं और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। कैबिनेट ने लद्दाख में 13 लाख गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए INSTS GEC के चरण 2 को मंजूरी दे दी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ये परियोजना INSTS GEC के चरण 2 के अतिरिक्त एक नया घटक है। ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है। इसके माध्यम से ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट की नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा को उत्पादन संयंत्र से ग्रिड को पारेषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगला टॉपिक है मार्स क्वैक। मार्स क्वैक मंगल ग्रह की सतह पर आने वाला भूकंप या कंपन है। ये पृथ्वी पर भूकंप के कारण आने वाले झटकों के ही समान है। नासा के इनसाइट लैंडर ने 2022 में सबसे शक्तिशाली मार्स क्वैक का पता लगाया था। ये मंगल के भीतर विवर्तनिक बलों के कारण आया था। भूपर्पटी विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है जो लगातार संचलन करती रहती हैं। इस कारण पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। हालांकि मंगल की परपटी एकल ठोस प्लेट के रूप में है। मंगल ग्रह अभी धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और ठंडा हो रहा है, इसलिए कोई सक्रिय प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया न होने के बावजूद भी परपटी में संचलन हो रहा है। इसके कारण मंगल पर भूकंप के झटके आ सकते हैं। अगला टॉपिक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ओडिशा सरकार ने अपने स्तर पर बाघ की गणना शुरू की। इस टाइगर रिजर्व का नाम सेमल के वृक्ष, जिसे लाल रेशम कपास भी कहा जाता है, इनके नाम पर रखा गया है। ये यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में भी शामिल है। इस टाइगर रिजर्व में जोरांडा और बरेही पानी जलप्रपात भी मौजूद हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हैं खेरीबुरु और मेघाशिनी। ये जुड़वा चोटियां हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बहने वाली नदियां हैं बुधबलंगा, पलपला बंदन, सालंदी, खैरी और देव। यहाँ आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर और पहाड़ी मेना पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है कोरल रीफ जीवाश्म। लद्दाख के बर्त्से में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कोरल रीफ के जीवाश्म पाए गए हैं। ये क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास की झलक प्रदान करेगा। इस भूवैज्ञानिक इतिहास में जल के नीचे की प्राचीन दुनिया और समृद्ध जैव विविधता शामिल है, जो कभी इस क्षेत्र में जीवंत थे। ये खोज रामेश्वरम या अंडमान निकोबार के समुद्र तटों के साथ एक उल्लेखनीय समानता प्रदर्शित करती है। बर्थ से पूर्वी लद्दाख हिमालय में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के पूर्व में स्थित है। दौलत बेग ओल्डी यानी DBO की ओर जाने वाली एक सामरिक सड़क इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। अगला टॉपिक है क्लाइमेट टेलीकनेक्शन। एक अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट टेलीकनेक्शन तेजी से मजबूत हो रहे हैं। क्लाइमेट टेलीकनेक्शन पृथ्वी पर एक दूसरे से काफी दूर स्थित स्थानों के बीच मौसमी घटनाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। ये बताता है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में घटित जलवायु घटनाएं हजारों किलोमीटर दूर के मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। क्लाइमेट टेलीकनेक्शन को वायुमंडल और समुद्र दोनों पर देखा जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध इससे ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें मुख्य रूप से वायुमंडलीय रॉसबी तरंगों का प्रभुत्व है। रॉसबी तरंगें पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होती हैं। ये तरंगें ऊष्मा को उष्ण कटिबंधों से ध्रुवों की ओर तथा ठंडी वायु को उष्ण कटिबंधों की ओर स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। मुथुवन जनजाति। अनामलाई पहाड़ियों में रहने वाली मुथुवन जनजाति के सदस्यों को नीलगिरी ताहर परियोजना में शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी ताहर का संरक्षण करना है। ये जनजाति अपने पारंपरिक ज्ञान और पहाड़ियों के बारे में अच्छी समझ रखने के लिए जानी जाती है। मुथुवन जनजाति के लोग केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में रहते हैं। परंपरागत रूप से मुथुवन घुमंतू कृषक, शिकारी और जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाने जैसे कार्यों में जुड़े रहते हैं। ये समुदाय मुख्य रूप से कॉफी, अदरक, गन्ना और धान की खेती करता है। इनकी बस्तियों को कुडी कहा जाता है। इनका मुखिया कानी या मूपन होता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। लाओपीडीआर 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया है। लाओपीडीआर की राजधानी है वियंतियाने। लाओस पूर्वोत्तर मध्य मुख्य भूमि दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। लाओस उत्तर में चीन से, दक्षिण में कंबोडिया से, पश्चिम में थाईलैंड से और उत्तर पश्चिम में म्यांमार से घिरा हुआ है।
यहाँ पर मुख्य रूप से दुर्गम वन पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ का उच्चतम बिंदु है फुबिया और प्रमुख नदी है मेकांग। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।